Hello everyone. Today we will start Samuel Taylor Coleridge. He was born in 1772 और 1834. जैसा कि हम जानते हैं इनका नाम एस टी कॉलेज भी शॉर्ट फॉर्म में है और जिनका जन्म 1772 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1834 में। तो कहा जाता है ही वॉज इंग्लिश एन इंग्लिश पोइट। वो एक इंग्लिश पोइट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे एंड फिलोसफर भी थे। हु विद हिज फ्रेंड वर्dsworth हैज़ अ फाउंडर ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट, और फाउंडर भी थे रोमांटिक मूवमेंट के। किसके साथ? इनके फ्रेंड जिनका नाम था वर्dsworth। वी नो वेरी वेल हिम। ही वॉज वन एमंग लेक पोइट, और ये लेक पोइट के में इसे भी जाने जाते हैं, उनमें से एक थे। दिस टर्म वॉज कॉइन्ड बाय द फ्रांसिस जैफरी इन 1870। तो हु कॉइन्ड द लेक पोइट? सो इट वॉज कॉइन्ड बाय फ्रांसिस जैफरी इन 1817। ठीक है, इसको किसने कॉइन किया था? तो लेक पोइट जो वर्ड था ये फ्रांसिस जैफरी ने किया था 1817 में। ही रोड द पोएम द राइम ऑफ एंशियंट माइनर एंड कुबला खां। और इन्होंने दो पोएम भी लिखी थी। किन्होंने? राइम इन्होंने एस सी कॉलेज ने, जिसका नाम था द राइम ऑफ एंशियंट माइनर और कुबला, एज वेल एज अ पोस्ट वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया। दीज थ्री वर्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। Every time so many questions arises time to time about his work. Now he helped in introducing German idealist philosophy in English speaking culture. इन्होंने इंट्रोड्यूस किया जर्मन आइडियलिस्ट फिलोसफी इंग्लिश स्पीकिंग में। कॉलरिज कॉइन द टर्म विलिंग सस्पेंशन ऑफ बिलीफ, और इन्होंने जो वर्ड भी कॉइन किया जिसका नाम था विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। थ्रू आउट हीज एडल्ट एज स्टेज ही हैड क्रिपलिंग बोट ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। कहा जाता है एडल्ट एज में ये एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार भी हुए। ही हैड अ बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर मतलब इनको बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता था। समटाइम ही गॉट एंग्री, वेरी शॉर्ट टेम्पर टाइप पर्सन। ही वॉज ओपियम एडिक्ट। इनको ये ड्रग्स भी लेते थे, ओपियम भी लेते थे। ओपियम को हिंदी में आई थिंक कुछ और भी कहा जाता है, उसका भी एडिक्शन था। ठीक है। ही रोट अबाउट हिज लोनलीनेस एट स्कूल इन द पोएम फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। इन्होंने अपनी लोनलीनेस के बारे में, लोनलीनेस मतलब अकेलेपन के बारे में लिखा अपनी पोएम फ्रॉस्ट एट मिडनाइट में। In March 1796, college published a journal, The Watchman, to be printed every 8 day to avoid a weekly newspaper tax. ठीक है, तो इन्होंने 1789 में 96 में कॉलेज ने पब्लिश किया एक जर्नल था, एक बुक थी जिसका नाम था द वॉचमैन, जो प्रिंटेड थी एवरी 8 डे, जो हर हफ्ते पब्लिश होती थी। और एक अवॉइड अ न्यूज़पेपर, उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्टिंग में शायद दिया था जिसको अवॉइड किया, वीकली न्यूज़पेपर था जिसका नाम टैक्स था, उसको अवॉइड करके उन्होंने एक वॉचमैन नाम का जर्नल निकाला। और बट इन मे इन द सेम ईयर इट वॉज सीज, लेकिन मई मंथ में ये फिर से क्या हो गया? सीज हो गया। मे इन द सेम ईयर मतलब उसी साल ये शायद सीज भी हो गया। कॉलेज रोड 48 sonnet. How many sonnet he has written? 48 sonnet he has written. His conversation poem, कहा जाता है इनकी कुछ conversation poem भी, it's a group of 8 poem। इनकी जो 8 poem का जो group है वो है conversation poems। फर्स्ट है The Lime Tree Bower, Frost at Midnight, The Nightingale, very important. So his conversation poet, it's a group of 8 poem, The Lime Tree Bower, Frost at Midnight and The Nightingale, etc. He translated a dramatic trilogy. इन्होंने ड्रामेटिक ट्रांसलेटेड किया था ड्रामेटिक ट्रायलॉजी का, जिसका नाम था वैलेंस्टाइन। क्या नाम था? वॉलेंस्टाइन, ऑफ जर्मन पोइट फ्राइडरिच स्कीलर। इन्होंने ट्रांसलेट किया ड्रामेटिक ट्रायलॉजी वॉलेंस्टाइन ऑफ जर्मन पोइट फ्राइडरिच स्कीलर। कॉलेज रोट हिज बैलेट पोएम लव एड्रेस टू सारा हचिंसन, हु इज़ द सिस्टर ऑफ मैरी हचिंसन। तो कहा जाता है कि इन्होंने एक बैलेट पोएम भी पब्लिश किया जिसका नाम था लव, और इन्होंने एड्रेस किया सारा हचिंसन को, हु इज़ द सिस्टर मैरी हचिंसन, जो कि मैरी हचिंसन की सिस्टर थी और वाइफ थी किसकी? वर्ड्सवर्थ की। मतलब मैरी हचिंसन इज़ द वाइफ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ और सारा हचिंसन इज़ द सिस्टर ऑफ मैरी हचिंसन। एंड ही एड्रेस द पोएम एंड दैट इज़ बलाड। Now 1809 Coleridge again published a journal entitled The Friend, और 1809 में इन्होंने फिर से कॉलेज ने एक पब्लिश किया जर्नल को जिसका नाम था फ्रेंड। और वेरी इंपॉर्टेंट, पहले उनका जर्नल का क्या नाम था? पहले जर्नल का इनका जो नाम था दैट इज़ वॉचमैन।
तो वॉचमैन इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, द फ्रेंड कॉलेज गेव अ सीरीज ऑफ लेक्चर इन लंदन एंड ब्रिस्टल दोस ऑन शेक्सपियर। तो कॉलेज ने वहाँ भी अपनी लेक्चर्स की सीरीज दी, कहाँ पे, लंदन में, ब्रिस्टल में, जहाँ पे शेक्सपियर ने भी दी थी। इन 1817 ही रोड बायोग्राफिया लिटरेरिया, very important line. In 1817 he wrote the Biographia Literaria, and Lord Byron, William Hazlitt and Burwell are college companion in the fanciful scheme of to establish a utopian community of free love in the bank of in the Susquehanna river। तो कहा जाता है कि लॉर्ड बायरन, विलियम हैज़लिट और वर्वर्स आर द कॉलेज कंपेनियन। तो ये क्या थे, ये कॉलेज के कंपेनियन थे और इन्होंने एक फैंसीफुल स्कीम बनाई कि एक ये अटोपियन मतलब अटोपिया मतलब अ प्लीजिंग प्लेस, मतलब जहाँ पे कुछ भी गलत होता ही नहीं है, तो वहाँ पे एक ऐसा कम्युनिटी वो ग्रो करेंगे जो फ्री लव होगा, जो इन द बैंक ऑफ सस्कीहिना रिवर। Now the term psychosomatic was coined by Coleridge. So which word? Psychosomatic. Psychosomatic was coined by the Coleridge. Who coined the word psychosomatic? तो फिर से हम देख सकते हैं कि it was coined by Coleridge. Now next, Coleridge introduced the Christabel. Coleridge introduced Christabel meter, the octosyllabic couplet and full of skillful rhythmic वेरिएशन। तो कॉलरिज ने इंट्रोड्यूस भी किया क्या, क्रिस्टाबल मीटर और ऑक्टेबिक सिलेबक को, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट को, एंड फुल ऑफ स्किलफुल रिदमिक वेरिएशन, जो कि फुल ऑफ स्किलफुल रिदमिक वेरिएशन था। कॉलेज इज आल्सो रिफर्ड एज अ हाई प्रिस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म। तो कहा जाता है कॉलेज को एज अ हाई प्रिस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म भी माना जाता है, मतलब इन्होंने रोमांटिसिज्म में अपना बहुत ज़्यादा लोकार्पण किया। तो दैट्स व्हाई वी कैन से हिम। So Coleridge said that he had a smack of Hamlet in himself. Coleridge अपने लिए खुद से कहते थे कि he had a smack of Hamlet in himself. smack का मतलब देख लेते हैं क्या होता है। तो we can say smack is तमाचा। तो कह रहे हैं कि Coleridge said that he had a smack of Hamlet in himself। तो मतलब वो खुद में क्या, वो Hamlet का खुद में असर फील करते हैं। He used the phrase the word high road of life। इन्होंने जो वर्ड फ्रेज भी यूज़ किया, the high road of life। Motiveless malignity is the phrase used by the Coleridge in the Iago in the Othello। तो motiveless malignity is the phrase used by the Coleridge in the Iago in the Othello। Coleridge wrote a review of एनी रेडक्लिफ द मैड मॉन्क। कॉलेज ने भी किया था, लिखा भी था रिव्यू किसका, एनी रेडक्लिफ्स की जो वर्क था जिसका नाम था मैड मॉन्क। तो क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने किसके वर्क को रिव्यू किया, तो उन्होंने एनी रेडक्लिफ के वर्क को, द मैड मॉन्क को भी रिव्यू किया इन हिज लैंग्वेज। जर्मन आइडियलिस्ट ही वॉज फिलोसफिकल मूवमेंट इमर्ज। अब जर्मन आइडियलिस्ट क्या है, इट वॉज अ फिलोसफिकल मूवमेंट इमर्ज इन जर्मनी इन 18th century and 19th century। द मोस्ट नोटेबल थिंकर ऑफ द मूवमेंट पर फ्राइड्रिक स्किलर एंड फ्राइड्रिक हेगल। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जर्मन आइडियलिस्ट के अकॉर्डिंग तो ये एक फिलोसफिकल मूवमेंट था जो कि जर्मनी में 18 और 19th सेंचुरी में इमर्ज हुआ, और इसमें बहुत से नोटेबल थिंकर्स को हाईलाइट किया गया था, और जिसमें से फ्राइड्रिक स्किलर और फ्राइड्रिक हेगल को मेन माना जाता है। अब हम बात करते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के बारे में। तो ये भी बहुत ग्रेट वर्क था, इससे बहुत फेमस हुए एस टी कॉलेज नो डाउट। तो हम इसको देख लेते हैं। तो दिस टर्म कॉइन्ड बाय द एस टी कॉलेज एज वी नो इन 1807। इट मीन द सस्पेंडिंग वन ओन क्रिटिकल फैकल्टीज एंड बिलीव द अनबिलीवेबल और सेक्रीफाइस ऑफ रियलिज्म एंड लॉजिकल फॉर शेक ऑफ इंजॉयमेंट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें जो वर्ड है जो कह रहे हैं सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, तो इट मीन्स सस्पेंडिंग वंस ओन क्रिटिकल फैकल्टीज। तो इसमें ये बताया गया कि किसी की क्रिटिकल मतलब धारणा को तोड़ा गया, सस्पेंड किया गया, और बिलीव द अनबिलीवेबल, और बिलीव किया गया अनबिलीवेबल थिंग पे, मतलब ऐसी चीज़ों पे भी बिलीव किया गया जो अनबिलीवेबल है, जिसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते हैं। जैसे टोपिया है, वी नो वेबल कि कहीं भी बहुत ही प्लेस नहीं हो सकता, हर जगह रामराज नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी दे आर शोइंग द टोपियन एम्पायर बाय हिज वर्क। और सेक्रीफाइस और रियलिज्म एंड लॉजिक फॉर शेक, और उन्होंने लॉजिक को भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी फॉर द इंजॉयमेंट। जैसे एग्जाम्पल क्या है, वॉचिंग सर्कस।
ठीक है, तो वॉचिंग सर्कस इज द सेक फॉर एंजॉयमेंट, समटाइम इट इज़ नॉट अ रियल थिंग बट वी आर फॉलोइंग ऑल these things, we are feeling good. So through the term he suggested if a writer could infuse a human interest and similar truth into a fantastic tale, the reader would suspend judgment concerning the validity of the narrative. तो through this term उन्होंने ये सजेस्ट किया कि अगर एक राइटर could infuse interest and similar truth, तो अगर इन्फ्यूज़ का देख लेते हैं, सॉरी मीनिंग यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ कह रहा है कि इफ़ अ राइटर कुड इन्फ्यूज, अगर कोई राइटर पैदा कर सकता है ह्यूमन इंटरेस्ट और सिमिलर ट्रूथ इनटू अ फैंटास्टिक टेल, द रीडर वुड सस्पेंड जजमेंट कंसर्निंग द वैलिडिटी ऑफ नरेटिव। तो रीडर यहाँ पे सस्पेंड कर सकता है जजमेंट को कंसर्निंग द वैलिडिटी ऑफ नरेटिव, मतलब नरेशन की या नरेटिव वैलिडिटी को वो देखते हुए अपने जजमेंट को भी यहाँ क्या कर सकता है, वो सस्पेंड कर देता है, करेगा। ठीक है, now next, cognitive estrangement is fiction involve using a person ignorance or lack of knowledge to promote suspension of disbelief। तो ये माना जाता है कि if you have a, रुक जाओ, तो यहाँ कह रहे हैं कॉग्निटिव स्टेंजेस इज फिक्शन इनवॉल्व यूजिंग पर्सन इग्नोरेंस और लैकिंग ऑफ नॉलेज टू प्रमोट सस्पेंशन। तो यहाँ कॉग्निटिव मतलब जो आपके माइंड से हो, तो कॉग्निटिव स्टेजमेंट इन फिक्शन इन्वॉल्व यूजिंग पर्सन इग्नोरेंस और लैक ऑफ नॉलेज टू प्रमोट सस्पेंशन ऑफ द डिसबिलीफ। तो यहाँ कह रहा है कि जो हमारा जो दिमाग होता है वो यूज़ होता है फिक्शन में को जब पढ़ते हैं हम तब, तो वो पर्सन की इग्नोरेंस और लैक ऑफ नॉलेज को क्या करता है, प्रमोट करता है सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव करके, मतलब उस चीज़ में बिलीव ना होते हुए भी डिसबिलीव करते हुए। फॉर एग्जाम्पल, इन अ सर्कस एन ऑडियंस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू एक्चुअली बिलीव दैट अ वुमन इज़ अ कट इन हाफ। हमें पता होता है कि ये मतलब बिलीवेबल नहीं है, मतलब कोई सर्कस में जैसे किसी वुमेन को काटा जा रहा है, ठीक है, हाफ किया जा रहा है, लेकिन हम इसमें बिलीव नहीं करते, कभी करते हैं, लेकिन फिर भी उस दिन बिलीव कर रहे हैं, है ना। तो दीज आर द थिंग इज द सस्पेंस एंड डिसबिलीव। Now come on the definition of primary and secondary imagination by college। अब definition क्या है primary और secondary imagination क्या है। तो according to college human mind has 3 faculty। अगर हम college की बात करें तो उन्होंने human mind को 3 faculties में divide किया है। फर्स्ट इज प्राइमरी इमेजिनेशन, उन्होंने पहली प्राइमरी इमेजिनेशन दी है, सेकंड इज सेकेंडरी इमेजिनेशन और थर्ड इज फैंसी। तो प्राइमरी इमेजिनेशन क्या है, इट इज़ द पावर ऑफ रिसीविंग इम्प्रेशन और एक्सटर्नल वर्ल्ड थ्रू सेंसेस। इट इज़ द परसीविंग द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस बोथ इन देयर पार्ट एंड एज होल। द प्राइमरी इमेजिनेशन इज़ यूनिवर्सल एंड इट इज़ प्रोसेस्ड बाय ऑल। तो कहा जाता है कि प्राइमरी इमेजिनेशन क्या है, इट इज़ अ पावर टू रिसीविंग इम्प्रेशन फॉर द एक्सटर्नल वर्ल्ड थ्रू सेंस। तो मतलब जो बाहरी दुनिया के बारे में जो सेंस करना, रिसीविंग इम्प्रेशन मतलब सेंस लगाना, जानना, और कि बाहरी दुनिया ऐसी है, वहाँ पे ये हो सकता है। तो दिस इज़ योर प्राइमरी इमेजिनेशन, मतलब हमें ट्रू पता होता है, ट्रुथ पता होता है कि हाँ बाहरी दुनिया, अगर रात में 9 बजे बाहर निकल रहे हैं तो मे भी चोरी हो सकती है, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। इट इज़ परसीविंग द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस बोथ इन द देयर पार्ट एंड होल। तो ये कहीं ना कहीं किसी ऑब्जेक्ट को वो सेंस में पार्ट और होल में भी बताती है, थोड़ा कम भी बताती है। द प्राइमरी इमेजिनेशन इज़ यूनिवर्सल। जो प्राइमरी इमेजिनेशन होती है वो यूनिवर्सल होती है, सार्वभौमिक होती है, एंड इट इज़ प्रोसेस बाय ऑल। और ये सबके थ्रू प्रोसेस भी की जाती है, मतलब मानी भी जाती है। इन बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलेज रोड दैट, बायोग्राफिया लिटरेरिया में कॉलेज ने लिखा भी है, द प्राइमरी इमेजिनेशन आई होल्ड टू बी लिविंग पावर एंड प्राइम एजेंट ऑफ ऑल ह्यूमन परसेप्शन and as a repetition in the finite mind and the internal act of creation in the infinite I am। ठीक है, then next is secondary imagination क्या है। in this imagination may be possessed by other but in peculiar or we can say distinctive of the artist।
तो कह सकते हैं द इमेजिनेशन में भी प्रोसेस बाय अदर। ये जो इमेजिनेशन होती है ये दूसरों के थ्रू प्रोसेस की जाती है, बट इट इज़ पेक्युलर एंड डिस्टिंक्टिव। पेक्युलर देख लेते हैं, पेक्युलर क्या होता है। स्ट्रेंज और ऑड या अनयूजुअल, ठीक है। तो पेक्युलर मीन्स होता है स्ट्रेंज, ठीक है, या फिर हिज एसेंट वॉज पेक्युलर मिक्सचर ऑफ कॉकनी एंड आयरिश। अनयूजुअल, ऑड, ठीक है। तो ऑड भी होते हैं, डिस्टिंक्टिव, डिफरेंट भी होती हैं, एंड ऑफ आर्टिस्ट। इट रिक्वायर एन एफर्ट ऑफ विल, वॉल्यूशन एंड कंसाइज एफर्ट। इट वर्क अपॉन what is perceived by the primary imagination. Its raw material is the sensations and impressions supplied by the primary imagination. तो ये जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है ये दूसरों के थ्रू फॉलो की जाती है, दूसरे लोग इसको इमेजिन करते हैं, दूसरे लोग इसको मानते हैं, सबके थ्रू नहीं होती, बट इट इज़ ए पेक्युलर। लेकिन ये अनयूजुअल होती है, ऑड होती है और डिफरेंट होती है आर्टिस्ट के अंदर। इट रिक्वायर एन एफर्ट फॉर द विल वॉल्यूशन। इसमें विल वॉल्यूशन के बारे में बताया जाता है, कंसाइज इफर्ट्स के बारे में बताया जाता है। इट वर्क अपॉन व्हाट इज़ परसीव बाय द प्राइमरी इमेजिनेशन। इसमें ये वर्क करती है किसके ऊपर, जो कि प्राइमरी इमेजिनेशन से हम एक्सेप्ट करते हैं, धारण करते हैं, ये उस पर वर्क करती है। इट्स रॉ मटेरियल इज़ द सेंसेशन। इसकी जो रॉ मटेरियल होते हैं वो सेंसेशन होता है। एंड इम्प्रेशन सप्लाई बाय द प्राइमरी इमेजिनेशन, जो कि प्राइमरी इमेजिनेशन से सप्लाई होते हैं। द डेफिनेशन ऑफ इमेजिनेशन इन गिवन बाय कॉलेज इन हिज बायोग्राफिया लिटरेरिया। जो डेफिनेशन है इमेजिनेशन का वो किसके थ्रू दिया गया है, कॉलेज के थ्रू दिया गया है इन बायोग्राफिया लिटरेरिया में। When the human mind receive impression involuntarily and unconsciously, then it is primary education or primary imagination। कहा जाता है कि जब ह्यूमन माइंड जो रिसीव करते हैं इम्प्रेशन को, जो इनवॉलेंट्रली होते हैं, अनकॉन्शियसली होते हैं, तो ये आते हैं कहाँ से, प्राइमरी इमेजिनेशन है। वाइल सेकेंडरी इमेजिनेशन रिक्वायर कॉन्शियसनेस, सो इट इज़ द रूट फॉर ऑल पॉलिटिकल एक्टिविटी। तो हम कह सकते हैं कि ये सब जो चीज़ें हैं ये रूट हैं किसके लिए, पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए। कॉलेज कॉल सेकेंडरी इमेजिनेशन ऑफ मैजिकल सिंथेटिक पावर। तो कॉलेज ने सेकेंडरी इमेजिनेशन को कहा भी है मैजिकल सिंथेटिकल पावर। नाउ कॉलेज ऑन द सेकेंडरी इमेजिनेशन पे उसने कहा भी है द सेकेंडरी इमेजिनेशन आई कंसीडर्ड एज एन इको ऑफ फॉर्मर प्राइमरी इमेजिनेशन coexisting with the concise but yet still identical with the primary in the kind of agency and differing only in degree. In the mode of the operation, it dissolved, diffused, dissipated, and in order to create or where the process is rendered the impossible. Yet still at all the event is struggle to the idealize and unify. It is essentially vital, even as all objects are essentially fixed and dead. Now come on the next, imagination and fancy. ये क्या है, तो कॉलरिज हैज़ डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द इमेजिनेशन एंड फैंसी ऑफ हिज बायोग्राफिया लिटरेरिया इन 1870। तो कॉलरिज ने इमेजिनेशन और फैंसीज को भी डिस्क्राइब किया किस वर्क में, बायोग्राफिया लिटरेरिया में 1817 में। इमेजिनेशन एंड फैंसीज आर द एक्टिविटीज़ ऑफ टू डिफरेंट काइंड। कहा जाता है कि इमेजिनेशन और फैंसी मतलब किसी चीज़ को सोच के खुश होना और इमेजिन करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, किसी एक्टिविटीज़ के लिए। फैंसी इज़ नॉट अ क्रिएटिव पावर एट ऑल। और कहा जाता है फैंसी कोई भी क्रिएटिव पावर नहीं होती, इट्स ओनली कम्बाइन व्हाट इज़ परसीव्ड इनटू ब्यूटीफुल शेप, बट लाइक इमेजिनेशन इज नॉट फ्यूज एंड यूनिफाई। कहा जाता है कि जो फैंसी होती है ये बस हमेशा ब्यूटीफुल वे में हम इसको यूज़ करते हैं, मतलब खुश होने के लिए यूज़ करते हैं, बट लाइक इमेजिनेशन। लेकिन अगर हम इमेजिनेशन की बात करें तो इट डज़ नॉट फ्यूज एंड यूनिफाई। तो ये फ्यूज और यूनिफाई नहीं होती। फुस एंड a safety device consisted of wire and then will break the electricity.
ठीक है। और द डिफरेंस बिटवीन द टू इन द सेम डिफरेंस बिटवीन द मैकेनिकल मिक्सचर एंड द केमिकल मिक्सचर कंपाउंड। इन द मैकेनिकल मिक्सचर नंबर ऑफ ingredient are brought together, they are mixed up, but that does not lose their individual property, they still exist as a separate identity. While imagination is a chemical compound, the different ingredients are combined to form a new compound. So the different ingredient no longer exist as a separate identities, they lose their respective properties and fuse together to create something new and entirely different. तो कहा जाता है कि जो फैंसी जो चीज़ है वो अपने लिए मतलब एक अपनी खुद की आइडेंटिटी हमेशा बॉर्डर रखती है। जैसे हम किसी चीज़ को सोच के खुश हो रहे हैं तो वो हम हमेशा क्या करेंगे, उस चीज़ को एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ही हम सोचते रहेंगे, उसको आगे मतलब बढ़ाते रहेंगे, बिकॉज इट्स गिव अस अ प्लेजर थिंग। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द इमेजिनेशन, इमेजिनेशन में बहुत सी चीज़ें होती हैं, फैंसीनेस भी होती है, सैडनेस भी होता है, हम बहुत कुछ प्लानिंग भी रखते हैं, तो उससे हमारी इमेजिनेशन का क्रिएशन होता है। और तो यहाँ पे वही कहा गया कि जो इमेजिनेशन होती है वो लाइक अ केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स केमिकल्स को मिक्स करके एक न्यू केमिकल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर हम फिजिकल कंपाउंड की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें हर अगर मिक्सचर को आप मिलाओगे भी, ठीक है, तो वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोएंगे, ठीक है, वो वैसे ही रहेंगे मिक्स होने के बाद भी, ठीक है। मैकेनिकल मिक्सचर की अगर हम बात करें, अगर हम सॉलिड किसी चीज़ों को मिला रहे हैं, चाहे वो आपका कोई भी हो, लाइक आयरन है, गोल्ड है, तो कहीं ना कहीं अपनी पूरी आइडेंटिटी नहीं ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो वी कैन से फैंसी इज नॉट क्रिएटिव, फैंसी क्रिएटिव नहीं होती, इट ब्रिंग टुगेदर द इमेज एंड कंटिन्यू टू रिटेन दियर सेपरेट इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। फैंसी इज द एब्सेंस ऑफ इमेजिनेशन, इट इज जस्ट रिकॉन्फिगरिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग्स और आइडियाज, ठीक है। नाउ कम ऑन द कॉलेज ऑन फैंसी। कॉलेज ने क्या कहा फैंसी पे, फैंसी ऑन द कॉन्ट्री हैज़ नो अदर काउंट टू प्ले विद बट fixities and definites. The fancy is indeed no other than a mode of memory emancipated from the order of time and space, while is blended with the modified that imperial phenomenon of will which we express by the word choice. But equally, the ordinary memory of fancy must receive all the material read by from the law of association. Now come on the topic SM plastic. SM plastic क्या SM plastic? तो ये है कॉलेज कॉइन द वर्ड SM plastic. Please underline all these things. These are, इसका क्या मतलब है, तो पावर टू पोइटिक इमेजिनेशन। SM plastic मीन्स होता है पावर टू पोइटिक इमेजिनेशन इन बायोग्राफी लिटरेचर। दिस इज पावर सिंथेटिक इन नेचर हाइयर देन फैंसी। तो इसमें कहा गया कि इसमें पावर दी गई सिंथेटिक इन नेचर में कि नेचर हाइयर देन फैंसी, इफेक्टिंग अ फ्यूजन ऑफ रैशनल विद द मैजिकल और सुपरनेचुरल। तो यहाँ पे पोएटिक इमेजिनेशन को इम्पोर्टेंस दी गई है रादर देन फैंसी, ठीक है। SM plastic ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट मीनिंग इज टू शेप, ठीक है। एंड कॉलेज एक्सप्लेन दैट इट रिफर टू द इमेजिनेशन एबिलिटी, ठीक है, ये किसको, टू शेप इनटू हैविंग और कन्वे अ न्यू सेंस, ठीक है। कॉलेज डिस्क्राइब अ ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ इनेट्स, ही से दैट। तो कहा जाता है कि कॉलेज ने डिस्क्राइब किया ऑर्गेनिक फॉर्म को इनेट में, इनेट का ऑर्गेनिक फॉर्म भी उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो क्या है कि द ऑर्गेनिक फॉर्म इज इनेट, इट शेप itself from within the fullness of development, one and the same with the perfection of its outward form. Now next, now the major work of college, major work कौन कौन से थे, तो the first major work is lyrical ballad 1798 में आया with the words the statement manual or bible, the best guide to political skill of the foresight alley sales seaman 1816 में था, क्राइस्टेबल 1816 में आया, कुबला खां अ विजन 1816 में आया, अ पेन्स ऑफ स्लीप 1816 में आया, बायोग्राफी लिटरेरिया 1817 में, एड्स ऑफ रिफ्लेक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ फैमिली कैरेक्टर्स, कन्फेशन ऑफ इंक्वायरिंग स्पिरिट, हिंट टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ मोर comprehensive theory of life 1848, and 7 lectures upon Shakespeare and Milton 1850, Frost at Midnight, Astra poems, Ostrio is a tragedy into blank verse by the St. Coleridge in 1797, but couldn't be performed due to rejection by the Drury Lane Theatre. Coleridge revised
it and recast the play 16 years later with a new title, Remorse. ठीक है, तो RCO इज़ अ ट्रस्टी इन ब्लैंक वर्स बाय SC कॉलेज। तो कहा जाता है जो RCO है ये एक ट्रस्टी थी जो कि SC कॉलेज ने 1797 में लिखी थी, बट कुड नॉट बी परफॉर्म ड्यू टू रिजेक्शन बाय द दुरारी लेन थिएटर। लेकिन इसको पब्लिश नहीं किया गया क्योंकि इसका रिजेक्शन हो गया था। कहाँ पे? दुरारी लेन थिएटर में। और कॉलेज रिवाइज इट, और कॉलेज ने फिर से इसको रिवाइज किया एंड रिकास्ट द प्ले ऑफ 16 ईयर लेटर, और 16 ईयर लेटर के बाद फिर से रिकास्ट किया विद अ न्यू टाइटल के साथ जिसका नाम था रिमोर्स। जिसका न्यू टाइटल क्या था? रिमोर्स। नाउ द नेक्स्ट प्ले इज फ्रांस। जो फ्रांस है ये एक ओड है। नेक्स्ट इज कन्वर्सेशन पोएम। कन्वर्सेशन पोएम वी नो वेरी वेल 8 poems आर देयर। डिजेक्शन एंड ओड, इट इज़ ओरिजिनली अ वर्स लेटर टू सारा हचिंसन। तो अगर हम डिजेक्शन एंड नोट पढ़ें तो ये एक लेटर था, वर्स लेटर था जो कि सारा हचिंसन को दिया गया था। अ वुमेन विद होम कॉलेज वॉज डिस्पैरेटली इन लव, जिसमें उन्होंने अपने लव को एक्सप्लेन किया था towards the Sarah Hutchinson, and we know Sarah Hutchinson was the sister of Mary Hutchinson, and Mary Hutchinson was the wife of Wordsworth. Now criticism on Coleridge, क्या criticism था? तो according to T.S. Eliot, perhaps the greatest of English critic and in a sense that last। तो T.S. Eliot ने उनको कहा कि perhaps the greatest of English critic, शायद ये बहुत अच्छे ग्रेटेस्ट क्रिटिक हो इंग्लिश क्रिटिक हो सकते हैं, एंड इन अ सेंस दैट लास्ट, और उसी सेंस में ये लास्ट क्रिटिक भी हो सकते हैं। चार्ल्स लैम्ब कॉल्ड कॉलेज अ डैमेज आर्क एंजल। तो चार्ल्स लैम्ब ने कॉलेज को डैमेज आर्क एंगल भी कहा है। नेक्स्ट द राइम ऑफ एंशिएंट माइनर, ये देख लेते हैं। इट वॉज केम इन 1798। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। The Rime of Ancient Minor is the longest major poem by the Coleridge, written in 1797 to 98. ठीक है, and published in 1798 in the first edition of the Lyrical Ballad. It is written in the 7th part. It was total 625 lines. तो ये 7 पार्ट में लिखा गया था। इसमें 625 लाइनें थी। ये 1798 में लिरिकल बैलेड में लिखा गया था। अब प्लॉट देख लेते हैं। An old ancient miner, he is unnaturally old, with skinny, deeply tanned limb and glittering eye, stop a wedding guest who is on his way on the wedding reception with no two companion and start narrating his story। तो कहा जा रहा है ये जो प्लॉट है ये एक एंशिएंट माइनर की है, मतलब जो शिप में जो मछलियों को पकड़ता है वो एक बहुत ही बूढ़ा आदमी था, बहुत ही स्किनी टाइप का पर्सन था, जिसकी जो गाल थे वो लटक चुके थे, एंड उनकी जो आंखें थे, और आंखें क्या थे? ग्लिटरिंग थी, आंखें ग्लीट कर चमक रही थी। स्टॉप्स अ वेडिंग गेस्ट, उसने स्टॉप किया किसको? वेडिंग गेस्ट को स्टॉप किया। हु इज़ ऑन हिज वे, जो कि रास्ते में था, टू अ वेडिंग रिसेप्शन, जो कि वेडिंग रिसेप्शन में जा रहा था, विद 2 कंपेनियन, जो कि 2 कंपेनियन के साथ भी था, टू स्टार्ट, और उसने अपनी स्टोरी उसको बतानी स्टार्ट की। They tried to resist the Marnier, but Marnier compelled them to listen to his wonderful tale. उन्होंने मना किया कि नहीं, we will not, we have no time, we have to move for the wedding. But Marnier compel मतलब फोर्स करना या ज़बरदस्ती रोकना, तो उसने मतलब मनाया या फिर तो कहा, तो ही Marnier compels them कि नहीं आप मेरी स्टोरी वंडरफुल स्टोरी बोलो फिर जाओ। मार्नियर स्टार्ट हिज टेल एज ए नरेटर, तो मार्नियर ने अपनी जो टेल थी उसको नरेट करना स्टार्ट किया एज ए नरेटर के रूप में। उसने कहा वन डे व्हेन ही वाज यंग, उसने बताया कि जब एक दिन की बात थी जब मैं यंग था, ही सेट अ सेल, तो वो मतलब नाव को सेलिंग पे लेके जाता था, मतलब नाविक था ही, विद 200 अदर सेलर, और 200 सेलर्स के साथ वो गया फ्रॉम हिज नेटिव लैंड, अपने नेटिव लैंड से जहाँ वो रहता था। द डे वॉज सनी एंड ऑल वर इन चीयर मूड अंटिल द शिप रिच इक्वेटर। कहा जाता है सब लोग बहुत खुश थे और चीयरफुल मूड में थे, खुशी वाले मूड में थे, जब तक कि हमारी शिप इक्वेटर लाइन पे नहीं पहुंच गई। सडनली अ टेरिबल स्टॉर्म हिट एंड ड्रॉ द हिप साउथवर्ड इनटू द राइम, और तभी क्या होता है, सडनली एक बहुत ऊंचा सा तूफान आता है जल में, मतलब उसी समुद्र में एक तूफान होता है ओशन में, और हमारी जो शिप का जो साउथवर्ड होता है उसको क्या कहते हैं, वो डुबो देता है। अ स्ट्रेंज ऐसी पैच ऑफ ओशन इनटू अ राइम, राइम यहाँ पे है अ स्ट्रेंज ऐसी पैच ऑफ ओशन में। The towering, echoing rhyme was by weltering until the elaboraries appeared out of the mist।
तो यहाँ कह रहे हैं जो टावरिंग इचोइंग राइन था, जो बहुत ऊंचा लंबा चौड़ा जो बर्फ का जो वो था, वो उसने क्या किया, हमारी नाव को पूरी तरीके से बी वाइल्डरिंग अंटिल द एलाप्ट्रोस अपीयर्ड आउट ऑफ द मिस्ट। तो जब तक कि पूरी मिस्ट को उसने नहीं पूरा अंदर की तरफ ले लिया, मतलब धंसा दिया, तब तक वो उसी को क्या करता रहा, उसी को पूरा अपने कवर कर लिया। एलाप्ट्रोस फ्लू अलॉन्गसाइड द शिप। तो यहाँ जो एलाप्ट्रोस है, सॉरी, a very large ocean bird related to the sea's water with long narrow wings. Albatros, some species of which we have wings span greater than 10 feet. तो कहा जाता है कि यहाँ पे कह रहा है कि suddenly a towering echoing rhyme was bewildering until Albatros appeared out of the mist. जब तब तक bewildering होता रहा जब तक कि वो जो बड़ी सी जो चिड़िया थी वो हमारे मिस्ट में आके मतलब appeared out of the mist, मतलब हमारे मिस्ट से बाहर नहीं निकल गई। एलाप्ट्रिस फ्लू alongside the ship, और इस तरीके से एलाप्ट्रिस जो थी वो शिप के किनारे जाके बैठ गई एंड हेल्प द सेलर टू सेल टुवर्ड द सेफ प्लेस, और इस तरीके से शिप को एंड हेल्प द शीलर, और हेल्प हुआ जिससे शीलर्स को शिप को सेफ जगह शील करने में। हाउएवर द एंशिएंट मैरियर शॉट एंड किल द एलाप्टोरस, लेकिन जो एंशिएंट मैरियर थे उन्होंने शॉट कर दिया, किल कर दिया किसको, एलाप्टोरस को। सडनली द विंड सीज एंड द शिप वॉज स्टेग्नेंट ऑन द ओशन, और अचानक से जो विंड थी वो सीज हो गई, मतलब रुक गई, और जो शिप थी वॉज स्टेग्नेंट मतलब बिल्कुल शांत हो गया, शिप वैसे शांत हो गया, मतलब जो पहले अभी भूचाल आया था शिप पे वो बिल्कुल क्या, द बॉडी ऑफ वाटर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ कन्फाइन हैविंग नो करंट ऑफ फ्लो ऑप्टेन हैविंग अनप्लीजेंट स्मेल एज अ कॉन्सिक्वेंस। तो वो जो स्थिर हो गया भाई, शांत हो गया, ठीक है, हमारी जो नाव की दशा थी वो भी पूरी शांत हो गई नाव नदी ओशन में। द अदर सेलर alternately blamed the mariner for making the wind die and praised him for making the steam mist appear। और जो अदर सेलर थे उन्होंने अल्टरनेटली ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया मेकिंग को फॉर मेकिंग द विंड डाई, मतलब विंड को बंद करने के लिए, मतलब विंड, और प्रेस हिम, मतलब उन्होंने उसको उसकी प्रेस करना स्टार्ट कर दी कि फाइनली तुमने एलाप्ट्रोस को मारा और इससे विंड भी बंद हो गई, और मेकिंग द स्टीम मिस्ट डिस्पियर, और इस तरीके से जो ये बाहर बहुत बड़ा सा तूफान जो आया था इसको भी डिस्पियर कर दिया। द थिंग स्टार्ट गेटिंग वर्स, लेकिन जो थिंग था, जो दिन था, और जो पूरा जो काम था और ख़राब होने लगा। द सन बिकेम हॉट, और जो सन और हॉट होने लगा, एंड देयर वॉज नो ड्रिंकेबल वाटर इन द मिड ऑफ ओशन, और अब हमारे पास इतना पानी भी नहीं था कि हम कहीं बीच ओशन में पी लेते, क्योंकि हमें पता है कि वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, हमें पता है कि हर जगह समुद्र में पानी पानी है, लेकिन वो पानी इतना खारा है कि हम उसको नहीं पी सकते हैं। द सेलर वेंट डम, और सेलर उस टाइम पे डम हो गए, मतलब मुरझा गए, फ्रॉम दियर थ्रस्ट एंड सनबर्न लिप्स, मतलब उनके मुंह पूरे ओंठ सूखने लगे, और भूख और प्यास की वजह से वो डम हो गए, मतलब निस्तेज हो गए। दे हंग द एलाप्ट्रोस अराउंड द मार्नियर नेक एज अ सिंबल ऑफ हिज सिन, और इस तरीके से उन्होंने जो एलाप्ट्रोस जो एक चिड़िया थी जिसको मारा था उसको अराउंड द मार्नियर्स मैरिन नेक्स, और उसको मैरिन मतलब जो मैरिन्स के नेक पे लपेट दिया एज ए सिंबल ऑफ हिज सिन, उसके पाप को सिम्बलाइज करते हुए। आफ्टर पेनफुल वाइल शिप अपीयर्ड ऑन द होरिजन, जैसे ही हमारी शिप धीरे धीरे मतलब इतनी पेनफुल जर्नी क्रॉस करते हुए जैसे ही वो मतलब हॉरिजन शिप अपीयर्ड हुई हॉरिजन पे, द मार्नियर bite his arm and shook the blood so he could cry out to the sailor। सो मार्नियर ने क्या करना स्टार्ट किया, उसने अपने आर्म्स को ही काटना स्टार्ट कर दिया और अपने ब्लड को शक करना स्टार्ट किया, सो दैट ही कुड क्राई आउट टू अदर सेलर, जिसकी वजह से अदर सेलर भी क्राई करने लगे, मतलब चिल्लाने लगे, अरे कर क्या रहा है। द शिप वॉज स्ट्रेंज, शिप बहुत स्ट्रेंज थी, इट सेल्ड विदाउट विंड, ये विदाउट विंड की भी शील कर रही थी। व्हेन द शिप नियर द एंशिएंट मार्नियर कुड सी that it was ghost ship managed by death in the form of the man and life in the death of form of beautiful naked woman। तो कहा जाए कि when जो जब शिप थी जो नियर्ड हुई किसके, द एंशिएंट मार्नियर के,
तो हमने देखा व्हेन द शिप नियर द एंशिएंट मार्नियर कुड सी, तो जो एंशिएंट मार्नियर था उसने वो देख सकता था दैट ही वॉज इट वॉज अ गोस्ट शिप मेन बाय दैट, तो वो ऐसे लगती है कि ये एक गोस्ट शिप है जो कि मैन बाय दैट इन द फॉर्म ऑफ अ मैन एंड लाइफ इन द डेथ ऑफ द फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल, तो मतलब जो लाइफ को यहाँ सिम्बोलाइज किया है मैन से और डेथ को सिम्बोलाइज किया ब्यूटीफुल वीमेन से। दे वर गैम्बलिंग फॉर द एंशिएंट माइनर शोल, और वो एंशिएंट माइनर की शोल के लिए क्या होने लगे, दे वर गैम्बलिंग मतलब गैम्बल करने लगे। लाइफ इन डेथ वोन द मानियर शोल एंड अदर सिलर वर लेफ्ट टू डाई, और इस तरीके से लाइफ इन डेथ वोन द मानियर शोल, लाइफ और इन डेथ ने मानियर के शोल को जीता और अदर शेलर वर लेफ्ट टू डाई, और अदर शेलर मतलब रह गए मरने के लिए। ठीक है। द स्काई वेंट ब्लैक इमीडिएटली एज अ गोस्ट शिप स्पेड अवे, और जैसे ही वो पूरा स्काई काला काला हो गया जैसे ही गोस्ट शिप स्पेड अवे मतलब स्पेड अवे मतलब चली गई। सडनली ऑल द सेलर कर्स्ड एंड एंशिएंट माइनर विद देयर आईज एंड ड्रॉप डेड ऑन द डेक, और तभी वहाँ पे जो एंशिएंट सेलर्स थे और भी सेलर्स ने खूब कर्श हुआ, ऐसा लगा अभिशाप मिला है कि सब लोगों की आंखें बंद होने लगी और सब लोग डेक पे ही मरने लगे। Their soul zoomed out of their body, taunting the ancient mariner with a sound like that of his crossbow, और उनकी बॉडी ऐसा लगता जूम करी थी और ऐसा लगता टॉन्ट करी थी एंशिएंट मार्नर को कि दैट ऑफ हिज क्रॉसबो। One night he noticed some beautiful water snake, so the mariner drifted on the ocean in his company, unable to pray, और इस तरीके से जो मानिया था वो ड्रिफ्ट मतलब ओशन में कूदने के लिए में भी लाचार था क्योंकि टू हीज कंपनी अनेबल टू प्रे। वन नाइट ही नोटिस सम ब्यूटीफुल वाटर स्नेक, और एक रात उसने कुछ ब्यूटीफुल वाटर स्नेक को नोटिस किया। वॉचिंग दिस क्रिएचर ब्रॉट हिम अनप्रेसिडेंट जॉय एंड ही ब्लेस देम विदाउट मीनिंग, और इस तरीके से उनको देखा, उनको देख के बहुत खुशी भी फील की, जॉय भी की। व्हेन ही वाज फाइनली एबल टू प्रे द अलाउडर फेल फ्रॉम हिज नेक एंड सैंक इनटू द सी, और जब वो किसी तरीके से प्रेयर करने के लिए एबल हुआ तो वो जो चिड़िया जो उसके गले में बांधी गई थी वो उसके नेक से गिर के उसी नदी में शेंक हो गई। ही कुड फाइनली स्लीप एंड ड्रीम्ड ऑफ वाटर, और इस तरीके से वो किसी तरह सो पाया और उसने वाटर के लिए ड्रीम किया। व्हेन ही अवोक इट वाज रेनिंग एंड द ऑसम थंडर स्टॉर्म बिगन, और जब वो जगह तो तब रेन हो रही थी और ऑसम मतलब बहुत अच्छा सुहावना मौसम था और गड़गड़ाहट और थटराहट का भी आवाज़ आ रहा था। ही ड्रिंक हिज फिल एंड द शिप बिगेन द सेल टू वाइन डायरेक्शन, और उसने जो पानी जो बरसा था उसको पिया और वो शेल किया अपनी शिप को वाइन की डायरेक्शन में। द डेड सेलर अवोक एंड सेल्ड से विदाउट स्पीकर, और जो डेड सेलर्स थे वो भी अवोक हो गए मतलब फिर से वो जी गए और उसी के साथ शिप को शेल करने लगे। वंस द शिप रिच इक्वेटर अगेन, और जैसे ही शिप फिर से इक्वेटर पहुंची द शिप शूक एब्रप्टली द मानियर फेल अनकंसाइज, और जैसे इक्वेटर फिर पहुंची वैसे मानियर्स लोग फिर से मतलब बेहोश हो गए। In he soon he heard two voices discussing his fate, that he would continue to be punished for killing Elobdros who was lured by a spirit, then they disappeared। और in his soon मतलब उसने अपने सेंस में आवाज़ सुनी कि टू वॉइसेस ने दो आवाज़ों को सुना डिस्कसिंग हे से, जो कि उसके पेट को डिस्कस कर रहे थे कि दैट ही वुड कंटिन्यू टू बी पनिश, मतलब वो बिल्कुल पनिश किया जाएगा फॉर किलिंग एल्बाट्रस नाम की जो चिड़िया है उसको मारा है तो उसके लिए पनिश किया जाएगा। हु वॉज लव बाय स्पिरिट, जो कि हर स्पिरिट के थ्रू लव की जाती थी। एंड देन दे डिस्पेयर, और वो डिस्पेयर हो गए। When the mariner awoke, the dead sailor were grouped together, all crushing him with their eye, but suddenly they disappeared। और जब वो उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि जो उसके साथी जो सेलर थे वो उसको क्रश कर रहे थे, कोस रहे थे, लेकिन अचानक से वो गुम भी हो गए। The ancient mariner spotted his native country shore, and he was urged to see a pilot, his boy, and a hermit rowing a small boat out of the ship। और इस तरीके से वो फिर अपने नेटिव कंट्री के पास पहुंच गया और अपने ही वॉज ओवर टू सी अ पायलट हिज बॉय, उसके बच्चे को देख के उसके बॉय को देख के वो बहुत खुश हुआ, पायलट जिसका नाम था। एंड hermit रोइंग अ स्मॉल बोट आउट ऑफ द शिप, जो कि रो कर रहे थे छोटी बोट को, मतलब छोटी बोट को शिप से निकाल रहे थे। ही प्लान टू आस्क द hermit टू एब्सॉल्व हिम टू हिज सिन, बट मानियर शिप वॉज संक इन द वॉर्टेक्स इन द वाटर। वो प्लान कर रहा था hermit से टू आस्क द परमिट, मतलब परमिट से पूछने के लिए वो सोच रहा था कि वो प्लान कर रहा था
टू एब्सॉल्व हिम ऑफ हिज सिन, मतलब अपनी सिन को वो एब्सॉल्व करना चाहता था। बट मानिया शिप वॉज संक इन द वॉटेक्स इन द वाटर, लेकिन तभी जो मानिया की शिप होती है वो शंक कर जाती है, कहाँ, वॉटेक्स इन द वाटर में। दे रिकर्सर पुल द मानियर आउट ऑफ द वाटर एंड थॉट हिम टू डेड, और इस तरीके से जो बचाने जो रेस्क्यूअर्स होते हैं वो मानियर को पुल आउट करते हैं और सोचते हैं कि वो मर गया है। दे ऑल सील्डेड द बोट इनटू द पायलट एंड पायलट बॉय लॉस्ट देयर माइंड, और वो सब अपनी बोट को शील करते हैं, तैराते हैं। बट द पायलट, जो पायलट होता है उनका बेटा और जो पायलट्स का बॉय होता है वो अपना माइंड खो चुके होते हैं। The hermit asked the mariner what kind of man he was, then he told the entire tale to the hermit. तो hermit ask करता है कि पूछता है उससे कि जो मार्नियर है किस तरह का आदमी था, और इसने अपनी पूरी जो स्टोरी थी देन तो वो पूछता है, तो जो मार्नियर होता है वो अपनी पूरी स्टोरी hermit को बताता है। आफ्टर ही टेल द स्टोरी ही टेम्पररी रिलीव्ड ऑफ एजॉनी, और जब वो अपनी पूरी बातें उसको बताता है तो वो रिलीव होता है फ्रॉम हिज एजॉनी, मतलब अपनी गिल्ट से वो टेम्परेरी क्या होता है, रिलीव्ड होता है। ही टेल द वेडिंग गेस्ट दैट द बेस्ट वे टू बिकम क्लोज विद गॉड इज टू रिस्पेक्ट ऑल ऑफ हिज क्रिएचर बिकॉज ही लव्स देम ऑल। तो वो कहता है वेडिंग गेस्ट से अंत में वो कहता है कि अगर हम अपनी गॉड को, अगर हम अपना श्रद्धा दिखाना चाहते हैं, क्लोजनेस दिखाना चाहते हैं, तो हमें गॉड की बनाई सभी क्रिएचर से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वही उनकी मेन श्रद्धा होती है। ही देन वैनिश, और उसके बाद वो गुम हो गया। द वेडिंग गेस्ट टर्न एंड रिटर्न होम इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द वेडिंग ही अवेक द नेक्स्ट डे सडन एंड वाइजर फॉर हैविंग हियर्ड माइनर टेल, और वो वैनिश्ड हो जाता है, गुम हो जाता है इतना कह के। और जो वेडिंग गेस्ट होते हैं, जो शादी में जा रहे होते हैं, वो अपने घर शादी में नहीं जाके फिर से लौट आते हैं, ठीक है। और जब दूसरे दिन उसकी आँख खुलती है गेस्ट की, तो वो सैड होता है, मतलब उदास होता है, और वाइजर फॉर हैविंग इट, और चालाक भी, मतलब बुद्धिमान भी हो चुका होता है, बिकॉज ऑफ दैट स्टोरी विच गिवन बाय मार्नियर टेल्स। तो हियर इज सम कोट हैज़ गिवन, ठीक है। एक बार आप सब खुद भी पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको ये लगेगा कि हाँ एक्चुअली क्या है। फर्स्ट टाइम मैंने भी ये रीड की है ये स्टोरी। तो वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोट्स डिड सिंक, वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। day after day we stuck, not breath not motion, as idle as a painted ship upon a painted ocean. He prayed best who loved best all things both great and small. For the dear God who loves us, He made and loved all. Alone, alone, all alone, alone on the wide sea, and never a sun took pity on my soul is Ozoni. The fair breeze blew, the white foam flew, and the furrow followed free. We were the first that ever burst into the silent sea. So these are the main line. I think these are very important line you should read. So we were the first that they ever burst into the silent sea. In this line, in about this line, the poet said that after killing the albatross, the weather became favorable for sailing their ship in the sea. The breeze started blowing and the sail was raised, which is helped to shift the sail in the forward motion as they entered the silent sea. The word furrow here describes the motion of the ship and it indicate that the ship was sailing by making a trail in the ship. So by this thing, I think today's it will be enough for today. Maybe we will continue tomorrow. I hope you will like this video. If you did not like, please suggest me how to improve. But this is a way where I am going to improve. I hope you will never mind my mistake. So thank you each and everyone. I am also a student. I hope you will be help me to tell me how to elaborate the story. Thank you so much.